मैं बस अपनी पार्टी की सारी तैयारी कर रही थी। एक कद्दू, बस इतना ही चाहिए था। मैं दुकान तक गाड़ी चलाकर गई क्योंकि असली कद्दू को तराशना आंगन में प्लास्टिक की सजावट लगाने से बेहतर था। ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, लेकिन दुकान पहले से ही लोगों से भरी हुई थी जो बचे हुए कद्दू के लिए आपस में लड़ रहे थे। ज्यादातर कद्दू छोटे छपटे या एक तरफ से नरम थे, लेकिन ढेर के नीचे एक कद्दू था, बड़ा गोल साफ। मैंने उसे नीचे झुकाया, उठाया और उसका वजन मेरी बाहों में चुभने लगा। एकदम सही था। जब मैं खड़ी हुई तो वह वहां था, एक लंबा आदमी जिसने ग्रे रंग की हुडी पहनी हुई थी। उसकी त्वचा मुरझाई हुई लग रही थी, जैसे उसने कई दिनों से नींद न ली हो। उसकी आंखें कद्दू पर टिकी हुई थीं। वह पलकें नहीं झपका रहा था। वह पास आया। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसकी आवाज सीधी, धीमी और स्पष्ट थी। मैंने उसे पहले देखा। मैंने उसे कद्दू नहीं दिया। मैंने कद्दू को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, मानो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई हो। वह अब भी गुस्से में नहीं दिख रहा था, बस मुझे घूर रहा था, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसका क्या है। मैंने उसे मना कर दिया। वह घूरता रहा। लोग हमारे आसपास ठेले लेकर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसका हाथ बगल में फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी चीज के लिए बेचैन हो। सन्नाटा बहुत लंबा खींच गया। यह नाटकीय नहीं था, बस अजीब सा था, जैसे किसी कमरे में फंस जाना जहां कुछ होने ही वाला हो। उसने अपना वजन बदला, अंदर कदम रखा और बिना कुछ कहे मेरे चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। वह मेरे जबड़े पर लगा, लेकिन फिसल गया। मैं पीछे हट गया। उसकी पसलियों पर कोहनी मारी और वह थोड़ा झुक गया। मैं धक्का देकर आगे बढ़ गया और कद्दू लेकर बाहर निकल गया। मेरे पीछे से उसकी आवाज आई, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं योजना से ज्यादा देर से घर पहुंचा। गली शांत थी। मैंने गाड़ी पार्क की, डिग्गी खोली और वहां रखे कद्दू को घूरने लगा। जब मैं उसे उठाने के लिए झुका तो मैंने सड़क के उस पार किसी को खड़ा देखा। वही हुडी, वही बेजान निगाहें। वह हिल नहीं रहा था, बस फुटपाथ पर खड़ा था, जैसे वह पूरे समय से इंतजार कर रहा हो। मैंने धीरे से कार का ट्रंक बंद किया। उसकी आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। चाबियां मेरे हाथों में कांप रही थीं। मैं सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। बरामदे तक आधे रास्ते में ही उसने अपना हाथ उठाया। एक बंदूक। न कोई चीख पुकार, न कोई जल्दबाजी। उसने बस बंदूक मेरी तरफ ऐसे तान दी जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। मैंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। मैंने कद्दू को दोनों हाथों से थामे रखा। मेरे हाथ उसके वजन से कांप रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नीचे नहीं किया। वह बिना कुछ कहे सड़क पार कर गया। उसकी हरकतें अकड़ी हुई थीं, लेकिन स्थिर थीं, जैसे किसी ने अपना मन बना लिया। उसने कद्दू को पकड़ा और उसे अपनी छाती से ऐसे दबाया जैसे वह किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। वह खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी। वह कद्दू से बात करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। फिर उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। इसे तुम पसंद नहीं हो। यह कहता है कि तुमने इसे छुआ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, मानो वह फिर से सुन, जैसे उसकी बांह में मौजूद कोई चीज फुसफुसा रही। उसकी उंगलियां बंदूक पर और कस गई। वह तेजी से आगे बढ़ा। बंदूक फिर से मेरी ओर तनी हुई। मैं आगे क्या होगा ये देखना नहीं चाहता था। मैं घर के किनारे से भागा, लॉन से होते हुए। मेरे पीछे उसके कदमों की आहट तेज और तीखी थी। मैंने पहले पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर था। घर धुंधले होते जा रहे थे। एक ब्लॉक चलने के बाद ही मेरे फेफड़े जलने लगे। जब मैंने सिर घुमाया तो वह पहले ही मेरे करीब आ रहा था। कद्दू अभी भी उसकी एक बांह के नीचे था और इससे उसकी रफ्तार धीमी नहीं हुई। मैं एक पिछवाड़े से होते हुए निकला, एक छोटी बाड़ के ऊपर से कूदा, जमीन पर जोर से गिरा और लगभग गिर ही गया। वह मेरे पीछे पीछे आया बिना रुके। उसके जूतों की आवाज लगातार तेज और सधी हुई थी। मैं 2 घरों के बीच से भागा, एक बगीचे की नली से ठोकर खाकर गिर पड़ा और मेरे हाथ जमीन पर जा टकराए। हर कदम के साथ मेरे पैर भारी होते जा रहे थे। मेरे सामने
एक ऊंची लकड़ी की बाड़ थी। मैंने बाड़ के ऊपरी हिस्से को पकड़ा और खुद को ऊपर खींच लिया। मेरे हाथों में दर्द हुआ, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने खुद को फेंक दिया और दूसरी तरफ जोर से गिरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसका पैर फिसल गया। वह एक तरफ गिर पड़ा। बंदूक उसकी कमरबंद में दबी हुई थी। कद्दू अभी भी उसके शरीर से चिपका हुआ था। टकराने की आवाज तेज थी। उसका पैर एक सूखी चटक के साथ उसके नीचे मुड़ गया। उसका सिर फुटपाथ से टकराया। गिरने के बाद उसने कोई आवाज नहीं निकाली। मैं धीरे धीरे पास गया, बस इतना कि उसकी आंखें देख सकूं। उसकी आंखें चौड़ी खुल गईं। उसके चेहरे के किनारे से खून बह रहा था। उसने बिना पैर का इस्तेमाल किए मुझ पर झपट्टा मारा, अपने हाथों से खुद को आगे घसीटते हुए। उसकी उंगलियां मेरी कमीज को पकड़ रही थीं। उसका वजन मुझ पर पड़ रहा था। मैंने जमीन से बाड़ का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। वह हांफते हुए पीछे गिर पड़ा। कद्दू उसकी बाहों से लुढ़क गया और जमीन पर गिरकर चटक गया, जिससे मिट्टी में एक गड्ढा बन गया। उसका शरीर एक बार फिर फड़फड़ाया, फिर वह शांत हो गया। उन्होंने उसे मुश्किल से जिंदा पाया। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने उसे जमीन से उठाया। वह खून से लथपथ था और अपने कद्दू से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई इंसान हो। वह कुछ ब्लॉक दूर ही रहता था। वह दुकान से मेरे पीछे पीछे आया था। मुझे बाद में पता चला कि वे उसे जल्दी छोड़ रहे थे। अच्छा व्यवहार, अंदर कोई घटना नहीं। वह किसी से बात नहीं करता था, बस कद्दू से बात करता था। अब रात में हर आवाज मुझे खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर कर देती है। पत्थर की हर चरमराहट कदमों की आहट जैसी लगती है। मैंने बाहर सजावट करना बंद कर दिया है। न कद्दू, न नारंगी बत्तियां, कुछ भी नहीं।